स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन गिवन हो, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर हमें एक रेगुलर पॉलीगन गिवन हो तो हम उसके वर्टिसेस को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग रोटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आप एक रेगुलर ऑक्टागन देख रहे हैं। ऑक्टागन होता है पॉलीगन विद 8 साइड्स। तो आप एक रेगुलर ऑक्टागन देख रहे हैं जो सेंटर जिसका ओरिजिन पे है। तो ये जो पॉइंट है आपका ओ, ये है ओरिजिन, और इस ऑक्टागन का जो सेंटर है, जो सेंट्रॉइड है, वो ओरिजिन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें एक वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन गिवन है एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। मान लीजिए हमें ये गिवन है एज द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। ठीक है, तो हमें Z1 के टर्म्स में बाकी सारे वर्टिसेस को भी लिखना है। तो बाकी सारे वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। तो ये मान लीजिए B है, ये C, D, E, F, G और H। तो ये हमारे 8 वर्टिसेस हो गए। तो B है Z2, C मान लेते हैं Z3 है, D है Z4। ठीक है, इस तरह से E Z5 ले लेते हैं, F को Z6, G को Z7 और H को Z8। तो हमें बाकी सारे जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको लिखना है इन टर्म्स ऑफ Z1। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे Z2 को, जो Z2 पॉइंट है उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ Z1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट O से, जो हमारा सेंटर है ऑक्टागन का, जो ओरिजिन है, उससे हम A को ज्वाइन कर लेते हैं और उससे हम B को भी ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर मैं OA वेक्टर देखूं तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर Z1। और अगर मैं OB वेक्टर देखूं तो ये होगा वेक्टर Z2। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, जो एंगल AOB है, वो है थीटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं थीटा कितना होगा? वेल, थीटा होगा, थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्टागन में 8 साइड्स हैं और हर साइड जो है सेंटर पे सेम ही एंगल सबटेंड करेगी। तो थीटा बेसिकली हो जाएगा, अगर आप पूरा 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस ले लें और उसको आप 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, तो ये होगा थीटा। तो ये होगा π/4 रेडियंस, यानी कि 45 डिग्रीज। तो थीटा अगर हमें पता है तो अब हम इजीली Z1 और Z2 का रिलेशन लिख सकते हैं यूजिंग रोटेशन। अगर मैं Z1 वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज π/4 से रोटेट करूं तो मुझे Z2 वेक्टर मिल जाएगा। लेंथ दोनों वेक्टर्स की सेम है तो हमें कोई मॉडुलस के स्केलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम बस सीधा रोटेशन करेंगे तो हमें Z2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ Z1। तो मैं लिख सकता हूँ Z2 विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर Z1 रोटेटेड बाय π/4 एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं Z1 को बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ e⁻i π/4 से, तो बस मेरा काम हो गया, मुझे Z2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा रिलेशन है ये हो गया Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1। तो पॉइंट Z2 भी ऐसे मिल जाएगा आपको, पॉइंट Z1 इंटू e⁻i π/4। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि हम Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 कैसे लिख सकते हैं। तो ये करने के लिए हम O से C को ज्वाइन कर लेते हैं। O से C को ज्वाइन कर लिया मैंने, तो ये जो वेक्टर है OC वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर Z3। और हम देख सकते हैं कि वेक्टर Z3 यू कैन ऑब्टेन अगर आप Z2 वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट कर दें, क्योंकि ये एंगल भी, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो थीटा होगा। तो अगर आप Z2 को एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट कर दें तो आपको Z3 वेक्टर मिल जाएगा। तो Z3 को मैं लिख सकता हूँ एज स्मॉल z लिखेंगे हम, तो Z3 विल बी इक्वल टू Z2 रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय थीटा। तो Z2 को अगर मैं e⁻i π/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे Z3 मिल जाएगा। तो ये हो गया Z3 इन टर्म्स ऑफ Z2, लेकिन हमें चाहिए Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो Z2 है मेरा, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा Z1 e⁻i π/4। तो जब मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा इक्वल टू Z1 इंटू e⁻i π/4 इंटू e⁻i π/4। तो ये जो फैक्टर है e⁻i π/4 ये 2 बार आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा e⁻i 2 इंटू π/4। ठीक है, तो मैं 2 को अलग से लिख रहा हूँ, 2 इंटू
पाई बाय 4। तो ये मुझे मिल जाएगा Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1। अब आप मुझे बताइए Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 कैसे हम लिख सकते हैं। तो Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 भी अगर हम करें तो Z4, अगर आप ये फिगर देखें, अगर मैं O से D को ज्वाइन करूं तो और ये जो वेक्टर लूँ मैं OD वेक्टर, ये है Z4 वेक्टर, ये भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रोटेटिंग Z3 एंटी क्लॉकवाइज बाय थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी यहाँ पे हमारा थीटा है। तो Z4 को आप लिख सकते हैं एज Z3 रोटेटेड बाय थीटा, या फिर Z2 रोटेटेड बाय 2 थीटा, या फिर Z1 रोटेटेड बाय 3 थीटा। तो आप अब डायरेक्टली देख सकते हैं, फिगर देखिए ध्यान से, अगर मैं Z1 वेक्टर को 3 थीटा से रोटेट करूं, यानी कि ये वाला थीटा, फिर ये वाला थीटा और फिर ये वाला थीटा, तो 3 बार अगर मैं थीटा से रोटेट करूं, यानी कि मैं टोटल ऑफ 3 थीटा से रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे Z4 मिल जाएगा। तो मैं Z4 को डायरेक्टली लिख सकता हूं एज Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा इंटू 3 टाइम्स पाई बाय 4। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स मेरा पाई बाय 4 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1। तो अब आप पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। इसी तरह से मैं Z5 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा 4 इंटू पाई बाय 4। ठीक है, फिर Z6 हो जाएगा Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा 5 इंटू पाई बाय 4, और फिर Z7 हो जाएगा आपका Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा 6 टाइम्स पाई बाय 4, और फिर आपका फाइनली Z8 जो आखिरी वर्टेक्स है वो हो जाएगा Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा 7 इंटू पाई बाय 4। तो इस तरह से आपने सारे वर्टिसेस जो हैं, सारे वर्टिसेस वो आपने एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के टर्म्स में लिख लिए। तो ये जो आइडिया है वर्टिसेस को एक वर्टेक्स के टर्म्स में लिखने का, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में तो जो आपका ऑक्टेगन था वो ओरिजिन पे सेंटर्ड था, बट अगर ऐसा ना हो, अगर ऑक्टेगन आपका ओरिजिन पे सेंटर्ड ना होता, तो मान लीजिए ऐसा केस होता जहाँ पे ऑक्टेगन ओरिजिन पे सेंटर्ड नहीं है, इस केस में आप वर्टिसेस को कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो मान लीजिए जो सेंटर है इस केस में जो ऑक्टेगन का, वो ये पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं Z0, जिसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है Z0, और मान लीजिए ये हमारा पहला वर्टेक्स है A जो हमें गिवन है Z1, और इस Z1 और Z0 की टर्म्स में हमें बाकी वर्टिसेस को लिखना है। तो मैं आपको ये वाला वर्टेक्स, इसको B ले लेते हैं, ये वाले वर्टेक्स को, इसको Z2 बोल देते हैं, और मान लीजिए ये C है, ये D है, और D को हम ले लेते हैं Z4। ठीक है, तो मैं आपको Z2 और Z4 निकालना दिखा देता हूँ, आप उसी तरह से बाकी सारे वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं। तो Z2 निकालने के लिए आप Z0 को मान लीजिए हम पॉइंट O बोल देते हैं, तो आप O को A से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, O को A से ज्वाइन कर दीजिए और O को B से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो OA वेक्टर जो है अब आपका वो क्या होगा, अब इस केस में OA वेक्टर होगा आपका Z1 माइनस Z0, क्योंकि आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो अब वेक्टर ये होगा। इसी तरह से OB वेक्टर होगा आपका, जो ये वाला वेक्टर है, ये होगा Z2 माइनस Z0। ठीक है, तो Z2 माइनस Z0 होगा, और अगर आप O से D को भी ज्वाइन कर दें, तो O से D जो वेक्टर है, ये क्या वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा Z4 माइनस Z0। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं Z4 माइनस Z0। अब आप ये देखिए कि अगर आपको OB वेक्टर ऑब्टेन करना है OA वेक्टर से, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन कर सकते हैं बाय थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 8, यानी कि पाई बाय 4, क्योंकि 8 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टेगन है। तो अब आप लिख सकते हैं Z2 माइनस Z0 जो OB वेक्टर है विल बी इक्वल टू Z1 माइनस Z0 जो ओरिजिनल हमारा वेक्टर है, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय पाई बाय 4। तो इसको हमने e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मैं अब Z2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, पॉइंट Z2 की, पॉइंट Z2 हो जाएगा Z0 प्लस Z1 माइनस Z0 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। तो इस तरह से आपका Z2 वर्टेक्स आ गया। इसी तरह से अगर आपको Z4 वर्टेक्स चाहिए तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, आप OA वेक्टर को ये पूरा एंगल से अगर 3 थीटा जो है, ये एंगल होगा 3 थीटा, अगर आप 3 थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें
तो आपको OD वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप Z4 माइनस Z0 जो OD वेक्टर है विल बी इक्वल टू Z1 माइनस Z0 वेक्टर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय 3 थीटा 3π/4। तो e⁻i 3π/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें सीधा यहाँ से मिल गया Z4 वर्टेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z0 प्लस Z1 माइनस Z0 e⁻i 3π/4। तो ये अब मैंने आपको दिखा दिया निकालना Z2 वेक्टर और Z2 पॉइंट और पॉइंट Z4। इसी तरह से अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप बाकी सारे वर्टिसेस पॉज करिए वीडियो और बाकी सारे वर्टिसेस भी निकालिए। तो C निकालिए Z3, फिर ये पॉइंट E निकालिए Z5 और F ये जो पॉइंट है इसको निकालिए Z6, G है ये पॉइंट Z7 और H जो ये पॉइंट है Z8। ये सारे पॉइंट्स को भी आप निकालिए एज एन एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स अब हम क्विकली अपनी डिस्कशन को जनरलाइज करते हैं। हम जनरल केस देखते हैं ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। और टिपिकली जो प्रॉब्लम्स में पॉलीगन्स आते हैं वो ओरिजिन पे ही सेंटर्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे वही केस ले रहा हूँ जहाँ पे n साइडेड पॉलीगन का जो सेंटर है वो ये ओरिजिन है पॉइंट, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है। मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर सेंटर कुछ और पॉइंट हो तो कैसे हैंडल करना है। तो अब इस केस में हम कोई भी एक वर्टेक्स मान लीजिए हमें गिवन है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है पॉइंट A, ये है Z1, ये हमें गिवन है और इस Z1 की टर्म्स में हमें बाकी सारे पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम Z2 बोल देते हैं, इस पॉइंट को C को Z3, इस चौथे वर्टेक्स को D, Z4 जो है। इस तरह से अगर हम चलें और जो आखिरी वर्टेक्स है इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Zn, क्योंकि n वर्टिसेस है तो मैंने Zn बोल दिया इसको। ठीक है, तो अब हम सारे वर्टिसेस को Z1 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। हम O से A को ज्वाइन कर देते हैं और O से B को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा, ये होगा 2π, जो पूरा एंगल है 360 डिग्री वाला, डिवाइडेड बाय पॉलीगन की जो साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तो थीटा हो जाएगा 2π/n। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, अब हम अगर OA वेक्टर यानी कि Z1 वेक्टर को रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज बाय थीटा, यानी कि ये रोटेशन अगर हम करें एंटी क्लॉकवाइज तो हमें Z2 वेक्टर मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू Z1 e⁻i थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू है 2π/n। तो मैं थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि थीटा की ये वैल्यू है 2π/n। इसी तरह जो Z3 होगा, Z3 क्या होगा, अगर आप देखें तो अगर मैं ऑरिजिन से Z3 को ज्वाइन करूं और ये वेक्टर ले लूं, उसी वेक्टर जो Z3 वेक्टर है, Z3 वेक्टर मुझे मिल सकता है इफ़ आई रोटेट Z1 वेक्टर बाय 2 थीटा। तो अगर मैं 2 थीटा से रोटेट कर दूं तो मुझे Z3 वेक्टर मिल जाएगा। तो Z3 को मैं लिख सकता हूं Z1 e⁻i 2 थीटा। इसी तरह Z4 कैसे आएगा मुझे, अगर मैं Z1 वेक्टर को 3 थीटा से रोटेट कर दूं तो Z1 e⁻i 3 थीटा, तो ये हो जाएगा Z4। तो इस तरह से मैं सारे वर्टिसेस लिख सकता हूँ। और जो मेरा आखिरी वर्टेक्स आएगा Zn, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा Z1 e⁻i कितने मल्टीपल्स ऑफ थीटा होंगे मुझे टर्न करना पड़ेगा। अगर मुझे तो अगर मेरा ये जो वेक्टर है O से लेके इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, O से लेके जो Zn तक जो ये वेक्टर है, ठीक है, ये है वेक्टर Zn। तो अगर मुझे Z1 वेक्टर को Zn वेक्टर में टर्न करना है, यानी कि मुझे ये पूरा रोटेशन करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे कितने मल्टीपल्स ऑफ थीटा करने पड़ेंगे, तो ये होंगे n-1 मल्टीपल्स ऑफ थीटा। ये आप पॉज करके आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो n-1 अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ थीटा से रोटेशन करूँगा तो मुझे Zn मिल जाएगा, यानी कि इस केस में एक्सपोनेंट होगा आयोटा इंटू n-1 टाइम्स थीटा। तो इस तरह से मैंने सारे वर्टिसेस लिख दिए इन टर्म्स ऑफ Z1 इन टर्म्स ऑफ अ स्पेसिफिक वर्टेक्स। तो इस तरह से जब भी पॉलीगन्स आएँ आपकी प्रॉब्लम्स में तो आप वर्टिसेस को रोटेशन यूज़ करके ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं।